आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं संदेश खाली में सीबीआई जांच के खिलाफ बंगाल सरकार। टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। सीबीआई एनएसजी की चुनाव आयोग से की शिकायत। वोटिंग के दिन छापेमारी का लगाया आरोप। सीबीआई का एनएसजी के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन जारी है। शेख शाहजहां के रिश्तेदार के घर से मिले हैं हथियार और करीब 12 घंटे तक चली सीबीआई की छापेमारी। चलिए दूसरी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। नैनीताल से दूसरी खबर सामने आ रही है, जहां पर नैनीताल के जंगलों में भीषण आग लग गई और आग विकराल रूप लेती नजर आ रही है। 37 घंटे से जल रहे नैनीताल के जंगल और आग बुझाने के लिए ली जा रही सेना की मदद भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। MI-17 हेलीकॉप्टर से आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अगर तीसरी खबर की रुख करें तो तीसरी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जहां पर आज शाम कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। बैठक में बुलाए गए यूपी के पदाधिकारी अमेठी और रायबरेली सीट पर मंथन होगा। अमेठी से राहुल गांधी लड़ सकते हैं चुनाव। वहीं रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली से प्रियंका लड़ सकती है चुनाव। आपको बता दें कि रायबरेली जो सीट है वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। दोनों की उम्मीदवारी पर सीईसी बैठक में चर्चा होगी और इसी को लेकर आज बैठक भी बुलाई गई है। आज शाम को यह बैठक होने वाली है। और चौथी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार तेज है। आज महाराष्ट्र, गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजने वाले हैं। महाराष्ट्र से सांगली और कोल्हापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट के प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। अगर चौथी खबर की बात कर ली जाए तो चौथी खबर मणिपुर से है, जहां पर मणिपुर के कुकी उग्रवादियों का हमला और उग्रवादियों का नारायण सेन हमले में ये हमला हुआ है। उग्रवादियों ने सेंट्रल फोर्स की चौकी पर बम फेंका है और हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान बलिदान हुए हैं। 128वीं बटालियन के थे दोनों बलिदानी जवान। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मणिपुर में हमले में जवान जो है हमारे वो बलिदान हुए हैं। 128वीं बटालियन के दोनों जवान थे। और तमाम खबरों पर हमारे साथ अलग अलग जगह से रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, विस्तार से जानकारी देंगे और इन तमाम मुद्दों पर हम बात भी करेंगे। लेकिन यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें कि तमाम खबरों पर हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़ गए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ पश्चिम बंगाल से हमारे ब्यूरो चीफ संगीता झा जुड़ गई हैं और इसी के साथ दीपक चौहान हमारे साथ ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता मणिपुर से थे जो तालू नाकरो जुड़ गई हैं, जो मणिपुर से हमारी संवाददाता हैं। सबसे पहले संगीता, आपके पास आते हुए, संदेश खाली में सीबीआई की जांच के खिलाफ अब बंगाल सरकार है। टीएमसी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। क्या कुछ पूरी जानकारी है इस मामले पर? क्या कुछ पूरा अपडेट आपके पास है, बताइए। देखिए, संदेश खाली का मुद्दा तो हम लगातार कई महीनों से देख रहे हैं। किस तरह से जब ईडी पर हमला होता है, ईडी जब जाती है वहां पर शेख शाहजहां के घर पर तलाशी के लिए, उनसे जांच के लिए उन्हें पहले बुलाया जाता है, नहीं आते। उसके बाद जब हमला होता है, फिर जाकर हमले के दौरान जो उनके जो रिवॉल्वर वगैरह छीने गए थे या फिर जिनको घायल किया गया था, इसको लेकर जब शेख शाहजहां की तलाशी की जाती है, उनकी गिरफ्तारी होती है। फिर आप देखिए कि लगातार इसको लेकर राजनीति तो चली रही थी। इसी बीच कल जब चुनाव हो रहा था, इसी चुनाव के बीच में वहां संदेश खाली में सीबीआई ऑफिसर्स के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान को देखा जाता है। पूरे मतलब संदेश खाली में एक छावनी की तरह तब्दील कर दी जाती है, चारों तरफ देखा जाता है। फिर अचानक हम देखते हैं कि वहां पे एनएसजी कमांडो भी मौजूद होते हैं, जिसके बाद हमें यह पता चलता है संदेश खाली से
शेख शाहजहां के करीबी के घर से कई विदेशी, आपको बता दें कि लगभग वही आपके अभियान के दौरान कई जो मतलब बरामद किए गए, 2 देशी विदेशी पिस्तौल भी बरामद किए गए, 3 विदेशी रिवॉल्वर बरामद किए गए। इसमें से बताया जा रहा है कि एक पुलिस रिवॉल्वर भी एक और बरामद किया गया है, 348 कारतूस बरामद किए गए हैं। तो आप देखें कि इतने मतलब भारी मात्रा में वहां पर बम, हथियार, यहाँ तक कि हथियार भी कई बरामद किए गए हैं। तो ये हथियार वगैरह जो बरामद किए गए, जिसके बाद एनएसजी कमांडो ने पूरे घेर कर पूरी मतलब छानबीन करके और संदेश खाली में और कहां-कहां पर क्या-क्या कुछ है, बम बारूद है कि नहीं, बताया ये जा रहा है कि ये सारे चीज रखे गए थे, चुनाव के दौरान इनका इस्तेमाल होना था। इस तरह की भी बातें निकल कर आ रही है। और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि ये जो बम बारूद जो पाए गए हैं, कहीं ये बांग्लादेश से तो नहीं लाया गया था, क्योंकि पड़ोस में ही बांग्लादेश पड़ा है। बार बार ये चीजें कही जाती है कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने की एक मतलब साजिश चल रही है। ये लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है टीएमसी पर। वहीं आप देखें कि टीएमसी कह रही है कि चुनाव के दौरान में एक मतलब राजनीति करने के लिए बीजेपी दिल्ली से इन सारी चीजों को करवा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही उठता है ना कि इतने सारे बम, गोला। ठीक है संगीता, लौटूंगी आपके पास, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से आपकी ओर रुख करूंगी। लेकिन हमारे साथ कृष्णा कुमार हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। कृष्णा, आपके पास आते हुए, नैनीताल के जंगलों में आग लगी है और आग जो है वो विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। 37 घंटे से नैनीताल के जंगल जो है वो जल रहे हैं। इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? सबसे पहले अपडेट बताइए। बिल्कुल, देखिए कई घंटों से नैनीताल के जंगल जो है वो लगातार धधक रहे हैं, जिस वजह से आमजन को खासी परेशानी हो रही है। सांस लेने में उनका दम भी घुटा जा रहा है। कल शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरे प्रकरण पर और वन अग्नि की घटना पर संज्ञान लिया और उन्होंने सेना की मदद ली। कल शाम को ही सेना के 2 हेलीकॉप्टरों ने भीमताल और नैनी झील से पानी भरने का प्रयास किया, ताकि जो नैनीताल के जिन क्षेत्रों में आग लगी हुई है, सेना के हेलीकॉप्टर से वहां पे पानी का छिड़काव करके उन जगहों पर जो है आगजनी को रोका जा सके। लेकिन कल अंधेरा हो चुका था, हेलीकॉप्टर जो है वे झील से पानी नहीं भर पाए थे। लेकिन आज सुबह 6 बजे से ही वायुसेना के हेलीकॉप्टर जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। लगभग 7:30 बजे 2 हेलीकॉप्टर में जो है वो पानी भर लिया गया था, जिसके बाद वन अग्नि की जहां पर घटना हो रही है उन जगहों पर छिड़काव अभी तक चल रहा है। और इस बीच MI-17 के हेलीकॉप्टर जो है उनकी भी मदद ली गई है, उनमें भी पानी भर के जो है वन अग्नि की घटनाओं पर छिड़काव किया जा रहा है। तो एक बार फिर से देखिए, इस साल अभी शुरुआत ही हुई है, वन अग्नि की घटनाएं इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी थी, लेकिन गुरुवार से ही नैनीताल जिले के इलाके में जो जंगल है वहां पे वन अग्नि की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। हालांकि वन विभाग ने एक तरफ दावा भी किया था दिव्या कि हम वक्त आते ही ज्यादा आग नहीं झुल सकेगी, उससे पहले ही हम आग पर काबू पा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जितनी देर वन अग्नि के अधिकारी ने आग बुझाने को करी है, उतनी देर में आग जो है अपना और विकराल रूप लेती गई, जिसके बाद से वन अग्नि भी उत्तराखंड में एक तरीके से वन विभाग फेल हो गया। जो दावे उन्होंने किए थे कि वन अग्नि की घटनाएं इस बार बहुत ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन शुरुआत में ही हमने देखा है कि नैनीताल में जिस तरीके से विकराल रूप आग ने ले लिया है, जंगलों में आग धधकती जा रही है। वन अधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं, लेकिन अब सेना ने अपना मोर्चा जो है संभाल लिया है। उम्मीद जताई जा रही है दिन के बाद पूरी आग पर काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि अगर हम कल की बात करते हैं नैनीताल जिले की, तो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक को जो है वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम बच्चों की बात करते हैं जो स्कूल की छुट्टी के बाद अपने घर जाते हैं पैदल ही, तो उनको भी काफी दिक्कतें हुई है। GIC घोड़ाखाल की अगर हम बात करते हैं तो स्कूल की छुट्टी के बाद लगभग 3 से 4 घंटे बच्चों को घर पहुंचने में लग गए, क्योंकि जो रास्ते का पैदल पड़ाव बच्चे अपना पार करते हैं उसमें काफी जगहों पर आग लगी हुई थी। जो आग की लपटें हैं वे सड़क तक आने, जिस वजह से बच्चों को किसी सुरक्षित स्थान पर ही रुकना पड़ा। देर शाम तक बच्चे, जब आग की घटना जो है वो कम हुई है, उसके बाद ही वे घर पहुंच पाए हैं। इस बीच उनके घर वाले भी चिंता में हो गए थे, और जो बड़े बुजुर्ग नैनीताल जिले के क्षेत्र में रहते हैं उनको भी काफी ज्यादा सांस में दिक्कत आ रही थी। तो MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, वायुसेना की मदद ली जा रही है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज शाम तक आग की घटनाओं पर काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो 35 से ज्यादा क्षेत्रों में आग की घटनाएं जो है वो सामने आई है, जिसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें हम भूमि की बात करते हैं तो लगभग
35 से ज्यादा हेक्टेयर की वन भूमि जो है वह अब तक जो है इस आग के कारण नष्ट हो चुकी है। काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना स्थानीय लोगों को भी करना पड़ रहा है। और आज की अगर हम बात करते हैं तो MI-17 हेलीकॉप्टर जिस तरीके से आग बुझाए जा रहे हैं, तो क्षेत्रवासियों को भी एक उम्मीद है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि भीमताल से जिस तरीके से हेलीकॉप्टर जो है वो पानी लेके जा रहे हैं, तो उसमें 10-15 मिनट उनको नैनीताल जिले में पहुंचने में लग रहा है, जहाँ पे आग देने की घटनाएं जो है वो लगातार हो रही है। पर ऊपर से छिड़काव करके जो है हेलीकॉप्टर आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर जब पानी उनमें खत्म हो जा रहे हैं तो दोबारा भीमताल की तरफ जाके पानी में भर के दोबारा नैनीताल में आ रहे हैं, ताकि आग पर जल्दी से जल्दी काबू पाया जाए। क्योंकि अब देखना होगा कि अब से कुछ देर बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वन अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं हल्द्वानी में, जहाँ पे वो तमाम दिशा निर्देश देंगे। क्योंकि कल दिन में भी मुख्यमंत्री ने वनाग्नि की घटनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करी थी और तमाम उनकी रूपरेखा को जानने की कोशिश करी थी कि क्या प्लान उनके पास इस बार वनाग्नि की घटनाओं से बचने के लिए। तो प्रयास मुख्यमंत्री को काफी ज्यादा नहीं लगे हैं, मुख्यमंत्री नाराज भी बताए जा रहे हैं वन अधिकारियों से। तो अब वो फटकार भी वन अधिकारियों को लगा सकते हैं, क्योंकि कल मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया था वन अधिकारियों ने कि कहीं पर भी कोई ज्यादा विकराल रूप की घटना नहीं आएगी। लेकिन मुख्यमंत्री भी कुमाऊं में है और उनके कुमाऊं पहुंचते ही वनाग्नि की घटनाएं जिस तरीके से नैनीताल में बढ़ जाती है, तो राज्य के मुख्यमंत्री की भी चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि उनको पूरा राज्य देखना है। सिर्फ नैनीताल जिला ही नहीं है, बाकी 12 जिले और भी है जहां पर आग की घटनाएं अभी से देखने को मिल रही है। अगर गढ़वाल के क्षेत्र की भी हम बात करते हैं दिव्या, तो रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, केदारनाथ का क्षेत्र, बद्रीनाथ का क्षेत्र, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हर साल ही आग जो है अपना विकराल रूप लेती है। अब आने वाले समय में किस तरीके से अधिकारियों की तैयारी रहेगी, क्योंकि चारधाम यात्रा आने वाले समय में किस तरह से अधिकारियों की तैयारी रहती है, वन विभाग की तैयारी रहती है, क्योंकि आने वाले दिनों से यानी कि 10 मई से चारधाम की यात्रा की भी शुरुआत हो जाएगी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 10 मई को बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे, वहीं 12 मई को केदारनाथ के भी कपाट खुल जाएंगे और उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। लौटूंगी आपके पास कृष्णा, तमाम जानकारी और भी लेंगे, लेकिन इसी के साथ हमारे साथ महाराष्ट्र से हमारे ब्यूरो चीफ दीपक चौहान जुड़ गए हैं। दीपक, आपके पास आते हुए तीसरे चरण के मतदान से लेकर चुनाव जो है, चुनाव प्रचार जो है वो तेज हो गया है। तीसरे चरण के मतदान को लेकर आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि वो गोवा भी जाएंगे महाराष्ट्र के दौरे के बाद, लेकिन महाराष्ट्र में जो उनका दौरा है, उनके दौरे को लेकर, उनके कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है, बताइए विस्तार से। बिल्कुल दिव्या, जैसे कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव का ये जो तीसरा चरण जो है, इस तीसरे चरण को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर के दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 1 बजे जो है वो महाराष्ट्र के सांगली पर पहुंचेंगे। सांगली में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो है वो कोल्हापुर जाएंगे। कोल्हापुर में भी जो पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो महाविकास आघाड़ी के, इनका प्रचार के दौरान वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो है वो गोवा जाएंगे। खास बात यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो महाराष्ट्र का जो दौरा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जैसे कि हम कोल्हापुर की बात करें, महायुति की ओर से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है संजय मंडलिक, उनके चुनावी प्रचार के लिए प्रधानमंत्री आज कोल्हापुर आ रहे हैं। लेकिन उनके जो अपोजिशन में जो खड़े हैं, जो छत्रपति शाहू महाराज के जो वंशज है, छत्रपति शाहू महाराज जी खड़े हैं, उनके विरोध में जो है वो भाजपा ने जो प्रत्याशी खड़ा किया है। ये जो चुनाव की जो जंग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कोल्हापुर में, जहां पर महालक्ष्मी का बहुत ही बड़ा दैवत माना जाता है, उसी मंदिर में जाके दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री जी जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री की ये जो दोनों भी सभा है, इन दोनों भी सभा को दो मुख्यमंत्री और दोनों भी उप मुख्यमंत्री जो है वो मौजूद रहेंगे। जैसे कि हम बात करें सांगली लोकसभा क्षेत्र की और हाथकलंगले लोकसभा, सांगली में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी वहां पर उम्मीदवारी कर रहा है, और हाथकलंगले में जो है वो शिंदे गुट के जो धैर्यशील माने, वो दोनों, इन दोनों का प्रचार रैली का जो है आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन देखिए महाराष्ट्र में ये जो चुनावी सियासत जो है वो काफी गर्मा चुकी है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भी महाराष्ट्र में सभा हो रही है, उस सभा को लेकर जो है काफी जो लोग जो है वो सभा को सुनने के लिए वहां पर आते हैं। जैसे कि आज कोल्हापुर की जो सभा है, कोल्हापुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके की घोषणा करेंगे और किस तरीके के जो अजेंडा है उस अजेंडा को लेकर जनता को संबोधित करेंगे, ये भी देखना जरूरी है। लेकिन कोल्हापुर के बाद जो है प्रधानमंत्री जी जो है वो गोवा जाएंगे। गोवा में भी
जो दो प्रत्याशी जो है वो महायुति के जो खड़े हैं, जैसे कि हम बात करें पल्लवी डेम्पो हो या केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक हो, इन दोनों का चुनावी प्रचार जो है वो प्रधानमंत्री जी आज गोवा के जो दक्षिण गोवा के उत्तरी गोवा में दीपक, इसी बीच हम ये भी समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में कितने बजे जनसभा को संबोधित करेंगे? बिल्कुल दिव्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सबसे पहली जो सभा सांगली की होने जा रही है वो ठीक 1-1:30 बजे जो है वो मंच पर आएंगे। उसके बाद जो है वो 4:30 बजे शाम को जो है वो कोल्हापुर जाएंगे और कोल्हापुर में भी 4:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मणिपुर से हमारी संवाददाता थेजो तालू नाकरो भी जुड़ गई हैं। आपके पास आते हुए नाकरो, मणिपुर में कुकी उग्रवादियों का हमला देखने को मिला है और उग्रवादियों का जो नारायण सेना इलाके में हमला हुआ है, इसमें हमारे 2 सीआरपीएफ के जवान जो हैं बलिदान हो गए हैं। इसको लेकर क्या कुछ पूरा अपडेट आपके पास है, बताइए विस्तार से। जी दिव्या, मणिपुर में जैसे कि सबको पता है पिछली 11 महीनों से एथनिक क्लैश वार चल रहे हैं और इस बीच इस बार कल रात को 12:30 से 2 बजे तक 2 घंटे से करीब वहां कुकी मिलिटेंट्स ने सीआरपीएफ कैंप के ऊपर अटैक किया। बिजनपुर जिला में वहां नारायण सेना कैंप वहां पे मोरम पुलिस स्टेशन के एरिया पे है, वहां पर सीआरपीएफ कैंप पे कुकी मिलिटेंट्स ने अटैक किया। उस अटैक में 2 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया है, जिसका नाम बताया जा रहा है एन सरकार और सब इंस्पेक्टर एन सरकार और हेड कांस्टेबल अनूप साइनी बताया जा रहे हैं। और सिर्फ ये दोनों ही नहीं, 2 और जवान है सीआरपीएफ वो जो आईपीआर एंड कैंप्स पे थे, इन 2 लोगों भी फिर से इंजर्ड हुए। जिन दोनों का नाम बताया जा रहा है जदाफ दास और कांस्टेबल आफ्ताब हुसैन, दोनों को स्प्लिंटर इंजरी हो चुके हैं बोल रहे हैं वहां पर। और अभी तक मणिपुर पुलिस की कहना है कि मैसिव ऑपरेशन जो है जारी है इन लोगों की जो आतंकवादियों को गिरफ्तार करने में लोगों के पीछे पड़े हुए, लेकिन अभी तक ऑफिशियली गिरफ्तारी कोई फिगर नंबर नहीं बताया जा रहा है। और ये अटैक इस समय आया जहां मणिपुर में 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इनर और आउटर सर्कल की चुनाव थे। कल सेकेंड फेज का कल मणिपुर में इलेक्शन खत्म हुए थे, तो जब 5-6 बजे इलेक्शन खत्म, सेकेंड फेज का मणिपुर का लोकसभा इलेक्शन खत्म किए और ये रात को ही अटैक हो रहे थे। तो ये पिछली 11 महीने से एथनिक क्लैशेस जो है मेजॉरिटी ट्राइब कम्युनिटी मेटेस और ट्राइबल कुकीज के बीच में हुए थे। तो पिछली साल हाई कोर्ट की डायरेक्टिव के हिसाब से माइटे को एसटी कैटेगरी में शामिल करने की एक ऑर्डर जारी किया था। उसमें से कुछ लोग ये नाराज हो गए और ये नाराज जो है बहुत ही लंबे तक खींच के गया। इनमें से इस हादसे ने तो 200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और अभी तक 50,000 से ज्यादा डिस्प्लेस है मणिपुर में इस वायलेंस की वजह से। तो हमने देखा कि अमित शाह जी ने एक बयान दिया था कि मणिपुर को तोड़ने नहीं देंगे ये कुकी मिलिटेंट्स की वजह से, लेकिन ये लोग पिछले 11 महीने से क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ मणिपुर में बीजेपी सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी सरकार है, लेकिन दोनों को भी ये अपोजिशन उन लोगों पे ये क्रिटिसिज्म लगा रहे कि 11 महीने हो चुके हैं, ये बीजेपी सरकार सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है, तो क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और यानी कि वहाँ की जो जनता है वो सरकार से कार्रवाई की उम्मीद करती है और जिस तरह की घटनाएं अमूमन देखने को मिलती है, इसको लेकर कहीं ना कहीं वहाँ के आम नागरिकों में हताश है और वो हताश हैं, वो जो सरकार से कार्रवाई की मांग करते नजर आते हैं। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ आलोक झा भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ दिल्ली से, हमारे संवाददाता। आलोक, आपके पास आते हुए, आज कांग्रेस पार्टी की बैठक होने वाली है, शाम को ये बैठक होगी, बैठक को लेकर क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास है, बताइए विस्तार से। देखिए, सीईसी की बैठक है और इस बैठक में जो अभी तक सबसे बड़ा सस्पेंस रहा है कि अमेठी और रायबरेली से आखिर कौन चुनाव लड़ेगा, क्या गांधी परिवार के सदस्य चुनाव लड़ेंगे, क्या सिर्फ राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या फिर राहुल गांधी से लड़ेंगे या फिर अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगे। इस बात
जो है आज सीईसी में मंथन होगा और इस बात को क्लियर कर लिया जाएगा कि क्या राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या और प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ रही है या नहीं। देखिए, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी वायनाड गए, उसके बाद जो है कांग्रेस जो है वो उत्तर भारत में कांग्रेस के प्रतिनिधि दिखे, इसके लिए कांग्रेस मशक्कत कर रही है। इसलिए कांग्रेस का सोच रहा है कि राहुल गांधी को है वो अमेठी से या फिर रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं प्रियंका गांधी के बारे में तो ये क्लियर हो चुका है कि वो इस बार चुनाव न, लेकिन राहुल गांधी के राहुल गांधी रायबरेली लड़ेंगे या फिर अमेठी से लड़ेंगे। कल राहुल गांधी ने घर पर 28 और 29 तारीख में कांग्रेस के नेताओं को बुलाया है, उनसे वो राजनीति करेंगे। यानी आज की जो बैठक है उसमें साफ हो जाएगा क्या अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार के सदस्य लड़ते हैं, क्योंकि रायबरेली से सोनिया गांधी थी जो अब राज्यसभा जा चुकी है राजस्थान में, अब जो है और ये परंपरागत सीट रही है, तो सारा सस्पेंस जो है आज के मीटिंग के बाद में ये क्लियर हो पाएगा कि अमेठी से लड़ेंगे चुनाव। यानी कि उम्मीद की जा रही है कि आज इस बैठक के बाद जो सस्पेंस बना है सीट को लेकर वो खत्म होने वाला है। आलोक, इसी बीच हम ये भी समझना चाहेंगे कि इस बैठक में कौन कौन से कांग्रेस के वो अधिकारी पदाधिकारी हैं जो शामिल होंगे इस बैठक में, इस मंथन के दौरान शामिल होंगे। देखिए, सीईसी की बैठक है और सीईसी के जो मेंबर हैं यानी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम एमपी जो हैं वो जो सीईसी के मेंबर हैं वो उसमें शामिल होंगे। प्रियंका गांधी भी इस बैठक में शामिल होगी। लेकिन हमने ये देखा था कि पिछले कुछ सीईसी के बैठक में राहुल गांधी शामिल नहीं हुए थे और जब हमने पूछा तो हमें बताया गया था कि राहुल गांधी की तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या आज राहुल गांधी सीईसी के बैठक में शामिल होंगे? जय माकन जो है वो बैठक में रहेंगे, सुरजेवाला जो है सुरजेवाला वो इस बैठक में रहेंगे। जितने भी सी के मेंबर हैं वो सब इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जी ठीक है आलोक, लौटूंगी आपके पास। संगीता झा हमारे साथ पश्चिम बंगाल से लगातार जुड़ी हुई है। संगीता, आपके पास आते हुए जिस तरीके से टीएमसी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है कि चुनाव के दिन जिस तरीके की कार्रवाई सीबीआई की तरफ से की गई है, इसको लेकर वो वोटिंग के दिन छापेमारी का आरोप लगाया है, लेकिन जानकारी ये भी सामने आ रही है कि छापेमारी के दौरान भारी संख्या में यहाँ पर अस्त्र शस्त्र जो हथियार हैं वो बरामद किए गए, गोला बारूद बरामद की गई। इसके बाद सीबीआई की तरफ से आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले में? देखिए, सीबीआई तो लगातार पूरे संदेश खाली में लगातार कोशिश कर रही है कि और क्या कुछ निकल सकता है, इसकी पूरी मतलब जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। आपको ये बता दें, जिस तरह से टीएमसी लगातार आरोप बीजेपी पर लगा रही है, वहीं शेख शाहजहां जो कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि शेख शाहजहां खुद टीएमसी का नेता है, और साथ ही कल जिसके घर में ये छानबीन वगैरह की गई और इतने मात्रा में हथियार बारूद बरामद ये सारे कुछ जो किए गए, ये हफीजुल ये खुद सत्ता में पंचायत का एक सदस्य जी माफ कीजिएगा, तो ये खुद भी पंचायत का एक सदस्य है। तो जहां एक और हम ये देख रहे हैं कि जो भी पकड़ा रहे हैं, जिनके पास भी ये सारे हथियार गोला बारूद बरामद हो रहा है या फिर जो ईडी पर हमला कर रहा है, ये सारे टीएमसी के नेता है। तो कहीं ना कहीं टीएमसी की तरफ भी उंगली जाती है कि आपके जो नेता के घर में इस तरह की चीजें हैं, तो आप लोग अभी तक जब सत्ता में हैं तो आपके पुलिस, आपके प्रशासन या फिर आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया? आपको क्या इसकी कोई खबर नहीं थी? जी, ये सवाल भी ऑलरेडी बीजेपी भी उठा रही है और साथ ही जनता का भी एक कहना है और एक डर भी हर किसी के मन में है कि इस तरह से अगर जो बम बारूद इकट्ठा किए गए पाए गए, ये बम बारूद हो सकता है कि कई जगहों पे और भी हो पश्चिम बंगाल में। तो क्या पश्चिम बंगाल की संगीता सवाल ये भी उठ रहा है इस तरह से गोला बारूद की तस्वीरें देखकर कि क्या आगे आने वाले दिनों में किसी तरह की कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था टीएमसी का ये नेता कह ले या फिर शाहजहां शेख का ये जो रिश्तेदार है? ये
यही चीजें तो निकल कर सामने आ रही है। क्या ये कोई मतलब बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था? अगर ये बड़ी घटना को अंजाम देता, किसी तरह की कुछ अनहोनी होती, शायद हमें बहुत कुछ देखने को मिलता। अगर इस तरह से कल अगर रोबोट और स्निफर डॉग का वहां पर इस्तेमाल नहीं होता तो संदेश खाली की इतनी बड़ी एक साजिश का खुलासा भी नहीं हो पाता। कई बार बीजेपी नेता ये आरोप लगातार लगाते आए हैं कि ये संदेश खाली सिर्फ नहीं, अगर आप जगह जगह जाएं, पश्चिम बंगाल की कई जगहों पर इस तरह के बम बारूद बनाने के ठिकाने हैं, कई जगहों पर बम बारूद बन रहे हैं, टीएमसी नेता के घरों में हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो बांग्लादेश से आकर बंगाल में रह रहे हैं और उनके पास से कई मात्रा में हथियार हो, बम बारूद हो, ये सब मिलने की आशंका है। ये लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है, लेकिन इन आरोपों पर टीएमसी साफ कहती है कि ये सिर्फ एक बीजेपी की राजनीति है। बीजेपी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह की बात करती है, लेकिन वहीं जब पूरे देश, आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से ये बम बारूद पाए गए हैं, किस तरह से हथियार पाए। जी, यानी कि टीएमसी नेता के घर से जो गोला बारूद बरामद किए गए, इसके बाद टीएमसी जो है बीजेपी पर आरोप लगाती नजर आ रही है, लेकिन तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। तस्वीर जिस तरीके से बता रही है कि टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के रिश्तेदार के घर से भारी संख्या में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। अगर केंद्र सरकार उस पर कार्रवाई भी करती है तो गलत क्या होगा? संगीता, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आलोक, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो आपका भी धन्यवाद, और साथ ही साथ ब्यूरो चीफ हमारे साथ महाराष्ट्र से दीपक चौहान, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। योजक है डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। मुश्किल दिनों की शुरुआत से मेनोपॉज तक महिलाओं का नंबर 1 टॉनिक हेम पुष्पा। देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार।